साइंस में कुछ भी क्या होता है ना बेटा, कहने से नहीं होता है, साइंस हमेशा प्रूफ मांगता है। प्रूफ दो कि सॉइल में जो कंपोनेंट है वही किसी के बॉडी के अंदर भी है। तो इसके प्रूफ के लिए हमको बॉडी के कंपोनेंट को और सॉइल के कंपोनेंट को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और अ माइक्रोबियल पेस्ट, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट। देखो कहाँ पे एलिमेंट यूज होता है, कहाँ पे मॉलिक्यूल यूज होता है, ये ध्यान दिया। एलिमेंट्स लाइक कार्बन, hydrogen, oxygen and several other and their respective content per unit mass of a living tissue। जब हम किसी मास में मतलब अगर हमने कट लिया, जैसे सपोज लीवर का टिश्यू लिया, ठीक है, और उससे हम स्टडी करेंगे तो हम वहां पे उसको कैलकुलेट करेंगे एक पर यूनिट मास में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट था, कितना कार्बन प्रेजेंट था, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट था, कितना सल्फर प्रेजेंट है, कितना फास्फोरस प्रेजेंट है, कितना कैल्शियम प्रेजेंट है, सारी चीजों को हम वहां पे एनालिसिस करते हैं। क्लियर। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, एक अर्थ क्रस्ट से अगर हम ले रहे हैं तो भी, एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट, तो भी हमें एक सेम लिस्ट मिलेगा। डिफरेंस क्या है दोनों के कंसेंट्रेशन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आज ही 5 स्टार लगा लो। बायोमोलिक्यूल में ये टेबल तो सबको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है। 9.1, a comparison of element present in non-living and living matter। नॉन लिविंग एंड लिविंग में हमें देखना है कि किस तरीके से प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी। क्लियर। तो हाइड्रोजन 0.14, 0.1, 0.5। एक मेजर जो आपको यहाँ मार्क करके रखना है दैट इज कार्बन। जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज कार्बन। कार्बन के कंसेंट्रेशन में आप देखो तो अच्छा खासा वेरिएशन है। अर्थ क्रस्ट में 0.03 एंड लिविंग के अंदर कितना है 18.5। अरे सब कुछ तो कार्बन है बेटा। देखो जो बायोमोलिक्यूल डिफाइन करोगे ना आप, प्रोटीन देखो या कार्बोहाइड्रेट देखो या आप डीएनए देखो, सब कार्बन हाइड्रोजन इसमें मेन कंपोनेंट है, CHO। ठीक है। जब आप CHO, अभी हम रेशियो बताते हैं कैसे कैसे रेशियो पे डिफाइन होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज कार्बोहाइड्रेट होगी, ये पर्टिकुलर चीज प्रोटीन होगी। ठीक है, जस्ट पहले यहाँ पे फोकस करो। फिर ऑक्सीजन को देख रहे हैं 46 अर्थ क्रस्ट में एंड 65 आपका लिविंग के अंदर। नाइट्रोजन आपको पता है फ्री फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है अर्थ क्रस्ट में। जो भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है जो कन्वर्ट हो सकता है, हो जाता है नाइट्रोजन साइकिल की, उसके अमाउंट मिलेंगे, इससे इसको लिखते हैं वेरी लिटिल। ठीक है। गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि किसी काम की नहीं होती है लिविंग की। 3.3 ह्यूमन बॉडी में। अब ह्यूमन बॉडी में आपको कहाँ कहाँ नाइट्रोजन दिख रहा है, आप डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस आपने सुना होगा, प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन मिलेगा, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड, जब भी अमाइनो वर्ड आ रहा है, ठीक है, अमोनिया से एक्सक्रीटरी मटेरियल में देखा है, यूरिया देख रहे हो, यूरिक एसिड देख रहे हो, इन सब जगहों पे क्या प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप के आप जो भी एक सिंगल अमाइनो एसिड की बात करोगे वहां पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्रोटीन की चेन की बात करोगे तो वहां पे भी लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फिर सल्फर, सल्फर अगेन आपको अलग अलग कंपोजिशन में दिखेगा, प्रोटीन में भी दिखेगा। यहाँ पे गलती होती है बट बच्चों से, 0.03 है अर्थ क्रस्ट में एंड 0.3 है एनिमल बॉडी में। सोडियम 2.8, 0.2। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ाया है मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइम। फिर कैल्शियम 3.6, 1.5, मैग्नीशियम 2.1, 0.1 एंड सिलिकॉन आपको बॉडी में एकदम निग्लिजिबल अमाउंट में मिलेगा, ट्रेस एलिमेंट की तरह बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में अगर सिलिकॉन होगा, जैसे प्लांट में वो ट्रांसपोर्टेशन में चला गया हो तो वो बहुत ट्रेस अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, मीन्स इस पूरे टेबल से आपको एक दो चीज एकदम क्लियर रखनी है कि जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे हम अर्थ क्रस्ट की बात करें या हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, द कंपोनेंट्स आर द सेम। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंट, देयर कंपोजिशन, देयर कंसंट्रेशन, कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है लिविंग के अंदर, नॉन लिविंग के अंदर, ये डिफरेंसेस है। इज इट क्लियर बेटा?
ठीक है। अब एनसीईआरटी का ही पॉइंट है बेटा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, नो सच डिफरेंस। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में बात करें, एब्सोल्यूट टर्म मतलब कोई फैक्ट, जैसे अगर हम कहें कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो आज की जो ह्यूमिडिटी है दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है आज, वो एब्सोल्यूट टर्म हो गया, एकदम रियल। जब हम उसको रिलेटेड करें कि कल से आज की ह्यूमिडिटी, तो वो हो जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सेम वे में टेम्परेचर की बात करें, कल हमारा बॉडी टेम्परेचर 95 था, आज हमारा 97 है, तो एब्सोल्यूट इज 97, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर दोनों में कंपैरिजन। तो एब्सोल्यूट टर्म से अगर हम लोग बात करें, इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंशिएट शुड बी मेड आउट। एक उनका एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम उनके सिर्फ प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कोई एक डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग सेल टिश्यू। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen, और ये आपका एमसीक्यू बन जाएगा बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, मार्क करके रखोगे, अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट को पूरा। क्लोजर एग्जामिनेशन आप फर्दर टेस्ट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट, और ये मैंने टेबल में भी आपको मार्क करा है। ठीक है, कार्बन का कंपोजिशन बेटा, बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे सब में कार्बन प्रेजेंट होगा। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करने के लिए अब टेस्ट है, या तो आप इनऑर्गेनिक स्टडी कर लीजिए या तो आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टडी कर लीजिए। ठीक है, हाउ वी कैन कंटिन्यू, we can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in living organisms, तो आपको ऑर्गेनिक टेस्ट करने होंगे। एंड हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, इसको आंसर के लिए आपको क्या उनका एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे जस्ट सपोज बेटा अभी हमने आपको बोला था कि लीवर के टिश्यू को ले लिए और उसको क्रश करके और फिर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिए, तो क्रश करने के बाद उस सॉल्वेंट में आपका मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, वो सॉल्वेंट के साथ पूरा मिक्स हो जाएगा और उसके बाद आप उसको फिल्ट्रेशन कर ले, जैसे मसलिन क्लॉथ हो गया, कॉटन का क्लॉथ हो गया, इसको आप यूज करके उसको फिल्टर कर लेना, तो आपको एक फिल्ट्रेट मिलेगा, एक रिटेंटेट मिलेगा। फिल्ट्रेट मतलब जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व मिल गया, और रिटेंटेट जो क्लॉथ के या आप जिससे भी फिल्टर कर रहे हो उसके ऊपर हो गया। जैसे जस्ट सपोज बेटा आप चाय बनाए, चाय को छानोगे तब पीते हो, ठीक है, तो चाय पत्ती जब छन्नी से अलग हो रही है, चाय से चाय पत्ती अलग, चाय से चाय पत्ती अलग हो रही है, तो वो छन्नी के ऊपर आ रही है। ठीक है, दैट इज रिटेंटेड, डेब्रिस बचा हुआ। ठीक है, और जो आपको डिजोल्व हो गया, चाय का स्वाद, तुलसी का स्वाद, अदरक का स्वाद, वो सब आपके चाय में आ गया, वो क्या हो गया बेटा, फिल्ट्रेट। ठीक है, तो आप ये आपको एक इक्विपमेंट का नाम आ जाता है, दिस इज मोटर पेस्टल। ठीक है, आयुर्वेदिक दवाओं के आपको सिंबल के साथ दिख जाता है। टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर। किसी आपको प्लांट का टिश्यू लेना है तो आप उसकी लीफ ले सकते हो, उसके फ्रूट्स का पार्ट ले लो, उसके फ्लावर का पार्ट ले लो, उसके स्टेम का पार्ट ले लो, उसको आप ले सकते हो। क्लियर, और आप एनिमल की स्टडी कर रहे हो तो उसके एनिमल टिश्यू का कोई पार्ट ले लो एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब ये आपका फिर से क्वेश्चन, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में इसको ग्राइंड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे यूजिंग अ मोर्टार एंड पेस्टल, ये नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, स्लरी क्या होता है, सेमी सॉलिड से आपको जो एकदम पूरा ना एकदम लिक्विड ना एकदम सॉलिड, तो एक स्लरी जैसा पेस्ट आपको मिलेगा। इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ और मसलिन क्लॉथ भी इसको बोलते हैं, वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन। एक क्या हो जाएगा जो उस क्लॉथ के ऊपर रहेगा, एक क्या होगा जो उसके लिक्विड वाले पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको यूनिट समझ में आ रही है, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लिक्विड पोर्शन आता हुआ दिख रहा है, दिस वन, और एक आपको यहाँ पे क्लॉथ के ऊपर रह जाएगा। इज इट क्लियर बेटा, ये सेपरेशन की टेक्निक है तो ध्यान में रखना इसको।
अब हम कलेक्टिवली बायोमोलिक्यूल्स किसको कह रहे हैं, जो लिविंग कंपोनेंट से, लिविंग ऑर्गेनिस्ट से हमें सारे के सारे जो कार्बन कंपाउंड मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल। Clear? All the carbon compounds that we get from the living tissues can be called biomolecules. शुरू में हम इसी से किए थे, फिर से वही चीज समराइज हो रही है। डेफिनेशन समझो, वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल। अब देखो इसको बेटा टेक्निकल वर्ड से समझो, तो एसिड सॉल्युबल पूल व्हाट इट मीन्स, जो सॉल्युबल होगा वही तो पानी में आएगा। देखो बेटा चाय, चाय के अंदर सॉल्युबल क्या क्या हुआ, अदरक का टेस्ट आया, अदरक नहीं आया, पूरा अदरक नहीं आया, वो आपको मिलेगा चाय छन्नी के ऊपर मिलेगा, ठीक है। फिर आप तुलसी का पत्ता अगर डालो तो पूरे तुलसी का पत्ता डिजनरेट होके नहीं आएगा, उसका टेस्ट आएगा। क्लियर? इसी तरीके से क्या है, कोई बायोमोलिक्यूल्स जो आपने सॉल्यूशन यूज किया उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो हम लोगों ने यूज किया उसमें डिसॉल्व हो गया, और कुछ नहीं डिसॉल्व होगा तो वो हमें सेपरेट होके मिल जाएगा, ठीक है। तो वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल। कौन सा, जो एसिड जो लिक्विड में आ गया वो क्या हो जाएगा बेटा, फिल्ट्रेट, ठीक है, द एसिड सॉल्युबल पूल। एंड द सेकंड द रिटेंटेट, टर्म ध्यान में रखना बेटा, फिल्ट्रेट, रिटेंटेट। अगर हमने इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में सेपरेशन किया, ठीक है, फिल्टर किया, तो यहाँ पे जो रह गया वो हो जाएगा अपना रिटेंटेट, और जो इसके अंदर आ गया वो अपना हो जाएगा फिल्ट्रेट, ठीक है। और इसको सेपरेट करने के लिए हमने सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट यूज किया था, उस सॉल्वेंट वो मिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, एसिड में सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है। ज्यादा तो नहीं लग रहा है? जब तक समझ में आए, नहीं समझ में आए तो तुरंत रोक देना, पहला लेक्चर पे कंसेशन मिलता है हमेशा। One is called the filtrate and another portion which is acid insoluble is known as retentate. Scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool. अब पूरा एकदम हमें मिक्सचर मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है एसिड सॉल्युबल पूल में, और एक एसिड इनसॉल्युबल है, वहां पे भी हमें उस फ्रैक्शन में भी मिक्सचर मिलेगा। अब इनको स्टडी करना है बेटा, ठीक है। तो स्टडी करने के लिए अब हम इस सॉल्यूशन को यूज करेंगे, इसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। यही केमिकल रिएक्शन आपको 12th में पढ़ने होंगे कि वो किस तरीके का, वो सॉल्यूशन किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन दिया, प्रोटीन का रिएक्शन दिया, या लिपिड का रिएक्शन दिया, तो वो आपके केमिकल रिएक्शन वाले पोर्शन हो जाएंगे, ठीक। नाउ इफ summarize the characteristic of biomolecule, we can conclude मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक भी पॉइंट जिसको नहीं समझ में आएगा पूछना। मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे हैव स्पेसिफिक शेप्स एंड डायमेंशन। हर ऑर्गेनिक, हर बायोमोलिक्यूल का अपना एक शेप और डायमेंशन होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन उसका स्ट्रक्चर होगा, तो वो वहां पे रिपोर्टेड होगा। द फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कोई भी, अगर हम कह रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इनसे बनी हुई चीजें हैं, इट मीन्स कि वो अलग अलग तो हैं। तो अलग अलग होने के लिए एक तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनका कंसंट्रेशन वेरी कर रहा हो, कार्बोहाइड्रेट में अलग कंसंट्रेशन हो। जैसे कॉमन एक हम एग्जाम्पल देते हैं तुम्हें, फिर हम लोग बाद में जब बात करेंगे तब भी बात करेंगे। CnH2 ON, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 है। ध्यान से सुनना, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाने जा रहे। 1:2:1 है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल भी लिख देते हैं हम तुम्हें, जिसको बहुत सुन रखा होगा, C6H12O6, ठीक है। कार्बन में वाटर ऐड कर दिया, कार्बन में वाटर ऐड कर दिया, कार्बन का हाइड्रेशन कर दिया, तो क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। इज इट क्लियर?
कैसे चल रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो दिखेगा, दिस इज जनरल, इसके एक्सेप्शन है, बट जनरल हम बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल अमाउंट में होंगे एंड हाइड्रोजन डबल होगा। कार्बन के अंदर हाइड्रेट को ऐड कर दिया, हाइड्रेशन कर दिया गया, तो मॉलिक्यूल जो बनता है वो हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा एग्जांपल सुनो, अगर कार्बन, ठीक है, कार्बन इज मोर लार्जर देन द ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन जब भी होगा ना, कार्बन की वैलेंसी वगैरह पढ़ा है, 4 बॉन्ड बनाएगा वो स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखते हो तो ये CH4 ले लो, ठीक है। तो अगर इसको कार्बन नंबर में ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो ये सब क्या हो जाता है, लिपिड, फैट, ठीक है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन आ गया, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, प्रोटीन। एंड प्रोटीन अमाइनो एसिड के मिलके बना होता है। अमाइनो एसिड जो होता है तुम्हारा मीथेन का डेरिवेटिव होता है। ये सब अभी बस सुनो, ये सब हम पढ़ाएंगे, हम तुम्हें बस कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी की बात हम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल में, लेकिन उनका पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है, उनका पर्टिकुलर एक शेप होगा। कितनी अमाइनो एसिड आके बाइंड करेंगे, मोर देन 100 अमाइनो एसिड जब बाइंड करती है तब जाके कहीं पे प्राइमरी प्रोटीन बनता है, और प्राइमरी प्रोटीन कभी फंक्शनल नहीं होता है, ठीक है। फंक्शनल प्रोटीन या तो टर्सरी होगा या तो क्वार्टनरी होगा, फोल्डिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी आते हैं, उन सब में डिटेल में आएंगे, बट आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो कि सबका अपना एक स्पेसिफिक शेप होगा, डायमेंशन होगा। Most of them are organic compound. They have a specific shape and dimensions. Functional group determines their chemical properties. अगर CHO प्रेजेंट है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, OH प्रेजेंट है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। तो सबकी अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी किससे डिफाइन हो रही है, जो उसका फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर, मेनी ऑफ देम आर एसिमेट्रिक, कोई आप उनके स्ट्रक्चर को ऐसे डिफाइन ऐसे नहीं कह सकते कि वो इसी तरीके से हो, वहां पे चेन कितनी बन रही है, क्या बनेगी, तो वो एक एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर, जब हम 3D स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ करते हैं तो वो एसिमेट्रिक को शो करता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स हमेशा क्या होंगे, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, मोर देन 1000 डाल्टन उनका वेट होगा, और नेचुरली अकरिंग जो है वो 10,000 से हायर होगा। क्लियर, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे प्रोटीन का हो गया अमाइनो एसिड, ठीक है। डीएनए की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड सुन रखा है बेटा, न्यूक्लियोटाइड सुना है सबने, न्यूक्लियोटाइड वर्ड को क्लीन करने चाहिए, ठीक है। तो डीएनए का, वेरी गुड, डीएनए का अगर हम मोनोमर यूनिट की बात करें तो दैट इज नॉट नाइट्रोजनस बेस, दैट इज नॉट पेंटोस शुगर, नॉट फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, दैट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वो बार बार रिपीट होगा तो डीएनए या आरएनए फॉर्म। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल, तो डीएनए हो गया एक मैक्रोमोलिक्यूल एंड आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल, उसमें आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। एक एग्जांपल देके हम बता रहे हैं, ठीक है। अब आपने कहा प्रोटीन, तो प्रोटीन में बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे क्या हो गए, उसके अमाइनो एसिड, ठीक। और एक जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल है इसका तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, लेकिन एक बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल हमेशा सिंपल स्ट्रक्चर को कैरी करेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, सैकेराइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सैकेराइड, समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, छोटे हैं, ये क्या है, बड़े हैं। बड़े को बोलेंगे बड़े भैया मैक्रोमोलिक्यूल, छोटे को बोलेंगे छोटी बहनी माइक्रोमोलिक्यूल। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है।
कोई डाउट यहाँ पे? ये नोट डाउन कर लेना। There are about 5,000 chemicals in the living world comprising around 3,000 types of reaction. जो हम बोलते रहते हैं ना बार बार कि 3,000 रिएक्शन चल रहे हैं, वो एक्चुअली ये 5,000 केमिकल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ओवरऑल 3,000 रिएक्शन पैरेलली चल रहे हैं. In a cell, 2,000 enzymes may present to carry out metabolism. एक सेल के अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए आपको लगभग 2,000 एंजाइम. अब सोचो कि टाइप ऑफ रिएक्शन में 3,000 रिएक्शन है और 2,000 एंजाइम है. ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, एक एंजाइम कई रिएक्शन को पार्टिसिपेट करता है. एंजाइम क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, कई रिएक्शन को वो कंट्रोल कर सकता है. क्लियर बेटा? इन अ सेल 2,000 एंजाइम्स में प्रेजेंट टू कैरी आउट मेटाबॉलिज्म. Life result due to relationship of molecule and not a property of any one molecule. कोई भी लाइफ, जब हम बायो की बात करें तो बायोलॉजी या कोई लाइफ लिविंग को फॉर्म होने के लिए अकेला प्रोटीन नहीं रिक्वायर्ड है कि अकेले प्रोटीन से एकदम सब कुछ हो जाएगा, अकेले डीएनए से सब कुछ हो जाएगा, अकेले तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट से सब कुछ हो जाएगा. सारी मशीनरी आपस में जब इंटरेक्ट करती है तब जाके लाइफ बनती है. तो लाइफ इज रिजल्ट ड्यू टू रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल. दिस स्टेटमेंट गिवन बाय पॉलिंग. और ये स्टेटमेंट एज इट इज नोट कर लेना. ये सब्जेक्टिव लिखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगती है. अच्छा लगता है, इंटरेक्टिव लगता है आंसर आपका. और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है. क्लियर है? अब बेटा आपको भरमार है, लिस्ट है यहाँ पे साइंटिस्ट की. आज के नोट्स जो अपलोड कर दूंगी मैं, ये पूरा नोट्स यहाँ से आप सारे साइंटिस्ट को नोट डाउन कर लो. ठीक है? साइंस की ये बहुत एक तरीके से बोले रिवोल्यूशनरी स्टडीज है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. तो जब भी इसमें कोई अचीवमेंट होता है ना, तो वो नोबेल प्राइज पाते ही पाते हैं. इसलिए ये लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज है जो इस फील्ड में मिला हुआ है. तो ये सारी लिस्ट आप नोट डाउन करो. क्लियर है? ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल क्या है ये समझ में आया? डर लग रहा है लिस्ट देख के? बस एक जगह नोट डाउन कर लेना बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, यहीं पे हम आज का क्लास ओवर कर रहे हैं. कोई डाउट हो किसी को तो पूछो. उसके बाद कल अगेन क्या बताएं बेटा? कौन सा पॉइंट? एक मिनट में देखूं. ये तो सब लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट है. कौन सा पॉइंट अगेन बोल रहे हो? और किसी को कोई डाउट है? अच्छा, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन का स्टेटमेंट, लाइफ इज रिजल्ट ड्यू टू रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से ये तो सारी प्रोसेस चल रही है ना बेटा. ठीक है, तो उस इंटरेक्शन से ही लाइफ रिजल्ट, लाइफ उसके ही इंटरेक्ट बायोमोलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से, जो हमने शुरू में एक साइकिल बनवाया था लोग को. बायोमोलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है और लिविंग बायोमोलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से इंटरैक्ट टू फॉर्म a living organism, and living organism metabolic मेटाबॉलिज्म को शो करती हैं एंड दे फॉर्म बायोमोलिक्यूल. ये इसी तरीके से बेटा, इनको कहीं से तुम्हारे जैसे शरबत बनाने के लिए चीनी और पानी तुम सब बाहर से ले रहे हो, इन्हें कहीं कुछ बाहर से नहीं मिलना है, खुद जनरेट भी करना है, खुद यूज भी करना है. तो बायोमोलिक्यूल्स इज द रिजल्टेंट ऑफ इंटरेक्ट टू फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रही है उसके रिजल्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, तो लाइफ इज रिजल्ट ड्यू टू द रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूल्स
नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है तो वो नाइट्रोजनस बेस आपस में फास्फोरस से मिलके या हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं पाएगा अगर वो एंजाइम से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उस पर कोई एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। तो सारा कुछ एक इंटरेक्शन से, इंटरेक्शन का रिजल्टेंट है। इज इट क्लियर बेटा? इंटरेस्ट आ रहा है इस चैप्टर में? नहीं आ रहा है? आज के ज्ञान से कुछ इंटरेस्ट आया? बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मेरा तो फेवरेट है ये। बायोकेमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स। कोई क्वेरी है किसी की? स्टार्टिंग तो इंटरेस्टिंग है, अंत भी इंटरेस्टिंग होगा बेटा। बस डे बाय डे कंप्लीट करना, वरना तुम लोग घूमते रह जाओगे। फिर हम कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग करा के बनाने लगेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, तो लिंक टूट जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे बेटा।